माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, राम राम, नमस्कार, राम राम राम। प्रश्नकाल शुरू हो। आज आप सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी का जन्मदिन है। सदन की ओर से अपन बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल श्री लक्ष्मण। प्रश्न संख्या 25। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, पूरक प्रश्न पूछिए ना। बस्सी कानोदा तथा बांसको के राजकीय महाविद्यालय में विषयवार शिक्षकों की स्वीकृति कार्यरत रिक्त पदों का विवरण प्रश्न 1 पर संलग्न है। जी हाँ, विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के लिए 1936 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अभ्यर्थना प्रेषित की गई है, जिन पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासंभव भरा जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी हायर एजुकेशन से पूछना चाहता हूं कि 2 कॉलेज तो ऐसे हैं जो केवल अतिथि जो शिक्षक है उनके द्वारा ही चल रहे, जैसे बांसको और कानोदा, वहाँ एक भी पोस्टिंग नहीं है। बस्सी के जो कॉलेज है उसके अंदर विज्ञान के विषय है, उनमें एक में पोस्टिंग बाकी खाली है। तो वो विद्या संबल के भरोसे तो शिक्षा का बंटाढार हो रहा। और आपने फिर जवाब दिया है इसके अंदर कि साहब यथासंभव, तो यथासंभव का मतलब क्या है? प्रक्रियाधीन भी है, प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? तो इनका स्पष्ट जवाब दें आप, क्यों शिक्षा को इतना दे के न नुकसान पहुंचा रहे हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके बस्सी में 18 पद स्वीकृत है और 16 भरे में रिक्त पद 2 है। पूरे 90% आपके तीनों कॉलेजों में भरे हुए हैं। फिर आपकी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसको में आपके 7 पद स्वीकृत है और 7 ही भरे हुए हैं आपके। और आपके राजकीय महाविद्यालय कानोदा में 7 पद स्वीकृत है और 6 पद, 1 पद रिक्त है। बाकी आपके 90% पद भरे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भरे हुए नहीं है तो शिक्षा संबल के जो है आपका अतिथि वो बुलाते हैं, उनसे स्थायी पोस्टिंग तो दोनों ही कॉलेजेज में नहीं है। और बस्सी के जो कॉलेज है उसमें इसके विज्ञान विषय में एक में पोस्टिंग है, बाकी तो वही आप अतिथि जो टीचर आते हैं उनसे करवा रहे, तो पद स्थापन का। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ये विद्या संबल में कॉलेजें ज़्यादा खुली है तो विद्या संबल ले रखे हैं और उसमें गेस्ट फैकल्टी से हम कर रहे हैं काम। आपको बच्चों के भविष्य के लिए हमें चिंता है और भजनलाल जी की सरकार निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कार्य करेगी। तो जल्दी भर्ती करवा दे साहब। चलिए, थैंक यू। श्री गणेश गोगरा। क्वेश्चन संख्या 26। कल जो आपने तय किया था कि उत्तर सबके आ रहा है, उत्तर पढ़ा हुआ मान करके आप पूरा प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहिए। जवाब तो इस पे आ रहा है ना? पढ़ना चाहिए। जवाब से विनम्र अनुरोध है, कम लगेगा। कल ही तो एक विनम्र अनुरोध है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी के पास नहीं जाता है। थोड़ी अपनी ये व्यवस्था विधिवत हो जाए, तब तक चलने दे, जाने दे। हमारे पास हम सब फ्लोर पे रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर रिकॉर्ड पे नहीं है। जब तक पढ़ेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं आएगा। सभी के टेबलेट पे आ रहा है और साथ में आप अपने दोनों हाँ में और ना में दोनों में रहता है। हमारा जवाब तो रिकॉर्ड पे आएगा तभी होगा। समय खराब क्यों करते हो? अध्यक्ष जी, एक कल सबने हाँ भरी थी। माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्य पूछना चाहे तो पूछ रहे, नहीं तो उत्तर आ गया और सीधा सप्लीमेंट्री पूछता है तो दिक्कत क्या है? आपके टैबलेट लगा दिया, इसमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर है। सप्लीमेंट्री पूछ ले, लेकिन माननीय मंत्री महोदय को पढ़ना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री जवाब क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। व्यवस्था का प्रश्न है माननीय स्पीकर साहब। 1 मिनट। मूल प्रश्न का जो जवाब है माननीय मंत्री जी को पढ़ना चाहिए। प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता माननीय सदस्य। प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।
व्यवस्था का प्रश्न उठा, नहीं उठाया जा सकता। आपका जन्मदिन है, विराज जाओ। नहीं उठाया जा सकता। काय के लिए खड़े हो गए? डोटासरा जी गलत परंपरा डाल रहे हैं आप। नहीं उठाया जा सकता। बता देना, प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था का प्रश्न है साहब, व्यवस्था का प्रश्न है। काय के लिए खड़े हुए? आपने जो क्वेश्चन नंबर, इनको नियमों का पता ही नहीं है। अरे भाई मैंने अनुमति दी है। बिठाइए, बिठाइए माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी मैंने इनको अनुमति दी है, बिठाइए। उसके बाद बात ये खत्म ना। इनको बिठाइए, अरे मैंने अनुमति दी है, फिर अध्यक्ष क्यों बोल रहे महोदय हो? को बिठाइए। हाँ बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें यह लिखा हुआ है कि जनजाति विभाग कोई छात्रावास नहीं खोलता। मेरा यह सबमिशन है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो संबंधित डिपार्टमेंट को जाएगा। जब इस विभाग का ये प्रश्न ही नहीं था तो दूसरे विभाग का जिससे संबंधित था उसको ये क्वेश्चन रेफर किया जाना चाहिए था, डेफर किया जाना चाहिए था, तब जाकर के ये जवाब आता। जब पहले उत्तर में ये आ गया कि जनजाति विभाग जो है वो खोलता ही नहीं, तो उनका तो मूल प्रश्न ही गायब हो गया। और 3 के प्रश्न भी तो सुनो, अब आप खंड 2 और 3 का उत्तर भी सुन लो। वो सुनो। माननीय आपके संसदीय मंत्री खड़े हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा का सचिवालय किसको प्रश्न भेजता है वो भेजते तय होते हैं। हमारे पास जिस मंत्री के पास भी आया, हम संयुक्त जिम्मेवारी हमारी, भले ही किसी का हो, हम जवाब देने के लिए उत्तरदायी है और इसीलिए इस संबंध में माननीय सदस्यों को कोई ऐतराज करने का अधिकार ही नहीं। दूसरा मेरा निवेदन ये था माननीय सभापति महोदय, यह अध्याय 7 है इस प्रक्रिया कानून का। इस आप बोलिए ना। विषय बोलिए। मेरा इसमें निवेदन ये है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर का प्रश्न का उत्तर पढ़ा जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है इस व्यवस्था को चलने दें, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो भी इसको ठीक कर देंगे। ये मेरा निवेदन है। अरे देखिए, विधानसभा जो है नियम प्रक्रिया और परंपराओं से चलती है। यहाँ पहले भी जो है इस प्रकार की व्यवस्था रही है कि क्वेश्चन का जो आंसर उसको पढ़ा हुआ माना गया है और माननीय सदस्य को सीधा सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार रहा है। पढ़ना पड़ेगा। अरे इसमें लिखा हुआ पढ़ना नहीं बना दी कि आपने इसके बाद में भी कई इसके बाद अध्यक्ष जी के द्वारा कोई नियम नहीं है, नियम यहाँ तक ही है। आप आसन को चेंज नहीं कर सकते। दोनों की बात आ गई, दोनों बराजो। इस विषय पे साधारणतया विधायक महोदय माननीय अपने प्रश्न किस विभाग का खुद लिखता है, वह भी सोच समझ करके लिखे, ताकि ये जो दूसरे विभाग वाला मुद्दा अपने आप समाप्त होगा और उसके बाद हम भी सचिवालय में इसको और चेक करेंगे ताकि वो सही जगह जाए। नंबर 2, जिस मुद्दे का उठाया, मेरी व्यवस्था ये परसों दे दी कि अपने पास सबके उत्तर आते हैं, अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आएँ। इसके लिए सबके टेबलेट पे आ जाता है, सब किसके, जिस मंत्री के भी आ जाता है और विधायक के भी आ जाता है, और बाकी तो कोई पूरक प्रश्न पूछ भी नहीं सकता। तो फिर उसके जानने में वो जाकर देखना भी है, तो उसका दोनों लॉबियों में रहता है कि इसको पढ़ा हुआ मान करके पूरक प्रश्न पूछेंगे तो अधिक प्रश्न आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष प्रश्न व्यवस्था हो गई है। आप बैठो, एक मिनट, व्यवस्था हो गई। बाद में प्रश्नकाल के बाद माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल के बाद आपकी व्यवस्था से संबंधित एक आग्रह है मेरा। आप दे दिए एक बार, एक आग्रह है मेरे मेरा। चैम्बर में आके बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता को पता चलना चाहिए, यूट्यूब पर लाइव जाता है, जनता को पता चलना चाहिए कि इसका जवाब क्या है। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आसन पाओ पे बैठे, एक मिनट बैठिए। माननीय संसदीय मंत्री जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना आप बैठो, आप बैठो, इनका अंकित नहीं हो। माननीय मंत्री जी बैठो, नो आप बिराजो। आपसे आग्रह है कि आप बिराजो। आप माननीय मंत्री महोदय हो, जब एक बार व्यवस्था दे दी, आपको लगता है नहीं, मेरी बात तो पूरी सुनो। अरे मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। व्यवस्था में यदि कोई आपको सुझाव देना है, मेरे चैम्बर में आइए, अपन डिस्कस करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन करना होगा वो भी करेंगे। लेकिन एक बार जो व्यवस्था दे दी, व्यवस्था बहस का मुद्दा नहीं होती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप इस काल के बाद 0 ओवर के बाद आप चैम्बर में आइए, अपने साथ बात करेंगे। हमारी बात सुन लें और उसका इस व्यवस्था पे पुनः विचार कर लें। फिर भी आपको लगेगा कि नहीं मेरी व्यवस्था सर्वोपरि रहेगी तो फिर इस पर विचार करेंगे। एक बार हमारी बात सुन लें। ठीक, चैम्बर में सुन लेंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही सुनेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब भी जनजाति की बात आती है तो सामने वाले सदस्य
या तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है या उसकी आवाज दबाई जाती है। प्राचीन काल से भी दबाई गई और आज भी दबाई गई है। यही पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं ये टीएडी मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग महिला छात्रावास खोलना चाहती है या नहीं, और क्यों नहीं चाहती है? तो क्यों नहीं चाहती है तो कौन सा विभाग खोलेगा, ये मुझे जवाब दीजिए। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पहली बात तो माननीय सदस्य से मैं ये कहना चाहूँगा, उनको जानकारी में देना चाहूँगा कि विभाग महिला छात्रावास नहीं खोलता है, न नियमों में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको इस प्रश्न से संबंध क्या मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको लगता है तो सरकार वृद्धा आश्रम चलाती है, वहाँ पे महिला भी रह सकती है, पुरुष भी आवासीय चलाती है। और दूसरा कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए। मंत्री जी, आप टीएडी मंत्री क्यों बने हैं फिर? जनजाति का विकास नहीं कर सकते, किस बात के मंत्री बने आप? माननीय सदस्य, महिला छात्र आपको प्रश्न पूछने का हक है, ये नहीं, आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप टिप्पणी नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आप पूरा प्रश्न पूछोगे, टिप्पणी नहीं करोगे। अध्यक्ष महोदय जी, दूसरा मंत्री महोदय, दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, नामांकन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते आप? बैठिए बैठिए। आदिवासियों को क्या उनको हक नहीं दिलाना चाहते हैं? बैठिए, पहले सुनो। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने हवाला दिया नियमों में हम नहीं खोल सकते हैं, ये नियमों में है। आप नियम बनाते हैं ना, आप भी सरकार में रहे। चलिए अगला बनाते नियम। अगला प्रश्न है, बैठिए। अगला प्रश्न श्री विनोद कुमार। श्री विनोद कुमार। महिला हॉस्टल खोलने का प्रावधान नहीं है, ये मैं आपको जानकारी में दे रहा हूँ। अरे माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर आ गया। अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे बैठिए, हो गया नहीं आपका हो गया। अगला प्रश्न पुकार लिया, अगला प्रश्न पुकार लिया। बैठे, आप बैठे। अगला प्रश्न पुकार लिया। आप क्या टिप्पणियां कर रहे हो, उत्तर पूरे प्रश्न पूछते नहीं हो, ये नहीं होगा। नहीं, आपके 2 बार लगातार 3 मिनट आपने गंवा दिए। कभी मंत्री कैसे बने, कभी ये नहीं है, ये आपका ये आपका मुद्दा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहेंगे बनेगा। आप बैठिए। अब अगला प्रश्न हो गया विनोद कुमार। प्रश्न संख्या 27 मेरे को उत्तर प्राप्त हो गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि गोलूवाड़ा जो उप तहसील है उसको तहसील बनाने के मापदंड क्या हैं, और जो दूसरा प्रश्न मेरा जाखड़ावाड़ी और गंदेली को उप तहसील बढ़ाने के संबंध में क्या मापदंड है सरकार के? अगर कोई किसानों की बात हो, आमजन की बात हो, उसको देखते हुए क्या सरकार राहत पहुंचाने का काम करेगी? वर्तमान में गोलूवाला उप तहसील में 3 भू अभिलेख निरीक्षक व्रत एवं 12 पटवार मंडल स्थित हैं, जो राजस्व मंडल द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूर्ण नहीं करते हैं तहसील बनने के लिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, गंदेली व जाखलावाली को उप तहसील में क्रमबद्ध करने का विचार रखती है कि नहीं? गंदेली रावतसर तहसील का ILR है, इसमें कुल 8 ILR और 28 पटवार मंडल हैं, और जाखड़ावाली पीलीबंगा तहसील में है, जिसमें ILR 9 और पटवार मंडल 38 हैं। अगर इन ILRों को उप तहसील बनाते हैं तो पुरानी जो तहसील है रावतसर और पीलीबंगा, उन दोनों को अगर बांटा जाए तो दोनों संभव नहीं है। नॉर्म्स के अनुसार एक तहसील बनाने के लिए 30 पटवार मंडल एवं 6 व 8 पटवार मंडलों पर भू अभिलेख निरीक्षक वर्ग होना आवश्यक है। इसी प्रकार उप तहसील बनाने के लिए 15 पटवार मंडल एवं 6-8 पटवार मंडलों पर एक भू अभिलेख निरीक्षक है। इसलिए राजस्व विभाग के नियमानुसार ये इसमें पात्रता नहीं रखते। धन्यवाद। दूसरा पूछिए, हो गया। चलिए अगला प्रश्न है श्री मनोज कुमार। श्री मनोज कुमार। अगला प्रश्न है श्री गोपाल लाल शर्मा। मैं पुरानी सरकार ने जो कनेक्शन नहीं किए और एक साल की डिमांड पुरानी सरकार की गलती के कारण रही, परंतु मैं हमारे मंत्री जी से पूछना चाहता हूं
कि किसानों को दिन में बिजली देने और कनेक्शन जल्दी जारी करने के लिए कुसुम योजना की क्या प्रगति है और इसमें वो जल्दी कब तक करेंगे बताने का कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुसुम योजना के तहत तीनों विद्युत वितरण निगमों में कुसुम योजना कंपोनेंट ए व सी के अंतर्गत 17,155 मेगावाट क्षमता के विभिन्न 33 केवी सब स्टेशनों पर 6,560 सोलर पावर प्लांट के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। प्रदेश में कुसुम कंपोनेंट ए के तहत 693 मेगावाट क्षमता के 551 प्लांटों के लिए कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिससे 303.25 मेगावाट क्षमता के 257 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार कुसुम कंपोनेंट सी के तहत 4,443 मेगावाट क्षमता के 1,753 प्लांट लगाने के कार्य आदेश दिए जा चुके हैं, जिसके 136 मेगावाट क्षमता के 56 प्लांट स्थापित किया जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में 5,136.50 मेगावाट क्षमता के 2,344 प्लांटों के कार्य आदेश दिए जा चुके हैं, जिससे 466.40 मेगावाट क्षमता के 313 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। जिन 33 केवी स्टेशनों को कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर जोड़ा गया है, उन्हीं स्टेशनों से निकलने वाले 11 केवी के फीडरों पर सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को तुरंत प्राथमिकता से कनेक्शन जारी करने की योजना है तथा जो ये कुसुम योजना के तहत हमने प्लांट स्थापित किए हैं, आगे जो स्थापित होंगे उससे हमारी मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है कि हम 2 साल में किसानों को बिजली देंगे, उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद मंत्री जी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 श्री डूंगरराम गेदर। प्रश्न संख्या 30 मेरे साथ सर जवाब आ गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय जी से कि आपने उत्तर में दिया है कि सूरतगढ़ से अनूपगढ़ रोड पर जैतसर जो 1 GB है वो द्रुतगामी बस का स्टॉप है। जैतसर एक मंडी है जहाँ पुलिस थाना है, तहसील है, कृषि उपज मंडी है, दाल मंडी है, फिर भी वहाँ और द्रुतगामी का बस स्टैंड है, लेकिन उसके बावजूद भी सर वहाँ एक ही बस है वो रुकती है और बहुत सारी बसों का संचालन सूरतगढ़ से अनूपगढ़ होता है। बाकी बसों को रोकने का काम, स्टॉप का काम करेंगे या मनसा है या नहीं है, तो कितनी बसें रोकने का, स्टॉप करने का आपका विचार है? माननीय मंत्री जी। सूरतगढ़ से छत्तरगढ़ दातौर बच्चू मार्ग पर निगम की कोई सेवा पूर्व में नहीं रही है। वर्तमान में निगम के पास सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल संचालित सर मैं सूरतगढ़ अनूपगढ़ की बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा। तो सर रोड ही दूसरा है, मैं के वो आपने भी कोई विचार नहीं रखा। सूरतगढ़ से बसें चलती है। बैठिए तो हम अगर पूरा यात्री बात देख लेंगे, अगर बैठता है हम चेक करा लेंगे, जांच करा लेंगे, अगर होगा तो हम करवा लेंगे। अब बोलिए। दूसरा ये है कि सूरतगढ़ से श्री गंगानगर रोड पर बस स्टॉप की सूची आपने दी है, लेकिन लोक परिवहन की बसें AKSR 15 चक, 22 चक, 1 DBN, 12 मासी, 3 HH और ढाका वाली इन बस स्टॉपों पर नहीं रुकती है। वहाँ बार बार धरने प्रदर्शन होते हैं, बसों को रोका जाता है। क्या लोक परिवहन बसों को आप वहाँ उन बस स्टॉप पर रोकने के लिए पाबंद करेंगे? यदि वो नहीं रुकती है तो फिर उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, सूरतगढ़ से गंगानगर व अनूपगढ़ मार्ग पर निगम बसों के स्टॉपेज पूर्व से ही निर्धारित है और वो रुक रही है। अगला प्रश्न है श्री संदीप शर्मा। श्री संदीप शर्मा। अगला प्रश्न श्री मनीष यादव। प्रश्न संख्या 32 मुझे उत्तर प्राप्त हो गया। पूरक प्रश्न, क्या विभाग द्वारा असफल हुए नलकूपों में असफल होने के कारणों का तकनीकी विश्लेषण करवाया गया है तथा भविष्य में नलकूपों को लेकर क्या कार्य योजना है? अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में टोटल 22 ट्यूबवेल बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। उनमें से
एक वापस कंप्लीट कर दिया, 4 ट्यूबवेल हमने सैंक्शन कर दिए जिन पे काम चल रहा है, 7 के हमने प्रपोजल मांगे हैं और लगभग 5 ट्यूबवेल की डीपनिंग करने की हमने प्रोसेस चालू कर दी, उसके वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं और 5 बिल्कुल ड्राई हो गए। इसके अलावा शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 43 ट्यूबवेल ऐसे थे जिनके अंदर कहीं मोटर में प्रॉब्लम थी, कहीं केबल की प्रॉब्लम थी, कहीं पे स्टार्टर की थी, कहीं पे डीपनिंग थी। उनके लिए हमने और पाइपलाइन जो उनकी केसिंग पाइप थी वो लगभग 3400 मीटर की लगभग 96 लाख रुपए की हमने स्वीकृति जारी कर दी है। 5 ट्यूबवेल बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 5 ट्यूबवेल नए लगाने की, उनकी भी हमने सैंक्शन जारी कर दी है। ये सारे काम आने वाले समय में हम पूरे करके देंगे। दूसरा, आपकी सरकार के 14 माह के कालखंड में कोर्ट स्टे से प्रभावित राज्य माननीय मंत्री जी 41 गांवों की जेजीएम स्कीमों में सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई तथा इन गांवों में सरकार कब तक जेजीएम के तहत पेयजल उपलब्ध करवा देगी? साथ ही जिन गांवों में जेजीएम स्कीम की वित्तीय बिड अभी 10-11 गांवों में जारी की गई है, उनका वर्क ऑर्डर कब तक जारी कर देंगे? अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन की योजना के तहत 83 योजनाओं में 142 नलकूप स्वीकृत थे। इनमें 26 नलकूप सूखे पाए गए हैं। इनके लिए जल जीवन मिशन के तहत 76 संशोधित योजनाओं में कुल 163 नलकूप स्वीकृत एवं 12 नलकूप के दौरान सूखे पाए गए। शेष कार्य प्रगतित है और लगभग एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पर जो भी ट्यूबवेल सूखे जल जीवन मिशन में उनको भी हम दोबारा या तो कॉन्ट्रैक्टर से कराएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके हम दोबारा करेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पे गणपति ट्यूबवेल जिनका ईडी ने भी कार्रवाई करी, उसके खिलाफ उसने कोर्ट में चला गया था, जो कोर्ट से उसका डिस्प्यूट करके दूर कर रहे हैं। जो 10 गांव जो आपने गोविंदगढ़ के जो बताए, उनकी एफसी के अंदर हमने मिनट्स में ले रहे हैं और आने वाले इसी महीने के अंत तक उसका वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। धन्यवाद। श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 33। माननीय मैं अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि राजकीय भूमि शिवाइचक वन भूमि गैर मुमकिन चरागाह में डूब क्षेत्र में आए लोगों को मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है, पर रामगंज मंडी के टाकली में पहले मुआवजा दिया गया है विशेष पैकेज के अंतर्गत। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे भी हत्यादह में 442 परिवार एक्सक्रीसिया के अंतर्गत आपके यहाँ प्रस्ताव पेंडिंग है, तो इनको भी कब तक स्वीकृत करा देंगे? और अगर कोई न कोई आप अतिरिक्त बजट सैंक्शन कराने का विचार रखते हैं क्या नहीं रखते? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हत्यादेह परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हमारे विगत कार्यकाल 2013 से 18 के दौरान 14/12/2016 को जारी की गई थी। बांध के निर्माण हेतु दिनांक 5/10/2018 को कार्यादेश दिया था। पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बांध निर्माण हेतु वन क्षेत्र भूमि आवाप्ति हेतु हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं की। हमने 4/10/2024 को प्रकरण प्रथम स्टेज क्लीयरेंस हेतु दिल्ली मुख्यालय को भिजवाया है। पिछली सरकार ने सरकारी भूमि पर बने मकानों हेतु विशेष अनुग्रह राशि के प्रस्ताव 5 साल तक तैयार नहीं किए। हमने प्रस्ताव तैयार करवाकर जुलाई 2024 में मंगवाए, जो प्रक्रियाधीन है तथा प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के पास विचाराधीन है। मंत्रिमंडल से सक्षम स्वीकृति के उपरांत ही भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पिछले सत्र में भी मैंने आपको ये निवेदन किया था कि 442 परिवार मुआवजे के लिए आज भी सरकारी भूमि में बाट जोड़ रहे हैं। आपने आश्वस्त किया था इस सदन के माध्यम से कि हम इसको मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में रखकर इनको मुआवजा देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। तो मेरा आज सदन के माध्यम से निवेदन है कि आपने कहा था विशेष तौर पे आप स्वयं भी प्रयास करके इनको मुआवजा दिलाएंगे। 650 लोगों को तो मुआवजा मिल गया जिनको आपने डिपार्टमेंट ने दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मेरा सदन के माध्यम से विशेष आग्रह है कि 442 परिवार हैं, इसलिए इनको विशेष मंत्रिमंडल में रखकर आप अनुशंसा करा के इनका मुआवजा स्वीकृत कराएं। तो कब तक करा देंगे मंत्री महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासनिक विभाग के स्तर पर विचाराधीन है, इसको जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री केसाराम चौधरी।
सॉरी, श्री नानालाल निनामा। प्रश्न संख्या 556। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को ये बताने की 2024-2025 की 250 माहबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा के तहत आपके विभाग द्वारा जनजातीय क्षेत्र के किन किन जिलों में सर्वे कराया और मापदंड के अनुसार किन जिलों के किन विधानसभा क्षेत्र में कहां खोले जाने की उपयुक्त स्थान निर्धारित किया जाकर अब तक कितने माहबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए, माननीय मंत्री महोदय बता नहीं कर पा रहे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य महोदय जी ने कहा है कि पिछले समय में बजट 2024 में जो घोषणा हुई थी वो आपने 250 कहाँ खोलने का आपने किया। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विभाग ने नवीन माहबाड़ियों हेतु 131 माहबाड़ियों के प्रस्ताव स्वीकृत करके और उनको खोलने के आदेश जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ तक सर्वे का सवाल था, हमने 250 माहबाड़ियों की सर्वे के लिए जो प्रस्ताव आए वो प्रस्ताव सर्वे करा दिए गए हैं और बाकी प्रस्ताव हैं वो प्रक्रियाधीन हैं, उनको भी बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, जहाँ तक आपके विधानसभा का सवाल है, आपके विधानसभा में भी हमने 5 माहबाड़ियों के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। आपके यहाँ से हमारे पास प्रस्ताव 16 आए थे, उसमें से 5 हमने स्वीकार किए हैं। अध्यक्ष महोदय जी, इनका सवाल दूसरा था कि जिलेवार माहबाड़ियाँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कुल माहबाड़ियाँ, एक मिनट बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। आपके विधानसभा में घाटोल की बता रहा हूँ मैं भाई साहब, सुनिए पूरा। आपका विधानसभा है वो 2 जिलों में विभाजित है। आपके ये प्रतापगढ़ में 15 और बांसवाड़ा में ये मिला करके आपके यहाँ 118 माहबाड़ी केंद्र संचालित हैं और 5 हमने अभी की है। ये जोड़ेंगे तो आपकी संख्या बढ़ेगी और आप चाहते हैं तो आप प्रस्ताव भेजेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र 2 जिलों में विभाजित है। घाटोल में तो पर्याप्त खुले हैं, लेकिन जो पिपकोट विधानसभा पंचायत समिति है वो ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत गरीब लोग रहते हैं और स्कूलों की दूरी बहुत है। तो माननीय मंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को ये पूछना चाहूँगा कि पीपलखुट पंचायत समिति में माहबाड़ी खोलने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं। दूसरा बजट आ गया, अभी तक आपके 250 पूरी नहीं हुई, दूसरा बजट आ गया। माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय जी, हमारी माहबाड़ियाँ, जो माहबाड़ी है वो जो बच्चे वंचित हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी एक सीमा है, 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा हमारा डे केयर है। डे केयर हमारा 9 से 5 बजे तक चलता है। उनका उद्देश्य ये है कि जो मजदूर हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे पीपलखुट पंचायत समिति का पूछ रहा हूँ, आप दूसरी बातें मत को। पीपलखुट पंचायत समिति बिखरी आबादी है, पूरा सुनो तो बात खोलने का विचार रखते हैं या नहीं? आपने ये कहा है कि भाई, तो ये जो है, ये डे केयर ये हैं, जो श्रमिक हैं वो जाते हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए है, उनको हम भोजन भी देते हैं। आपके यहाँ पीपलखुट का सवाल है,
आपके यहाँ हमने बहुत ज़्यादा बामबाड़ियाँ खोली हैं, और भी आप प्रस्ताव देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे। कोई बात ही नहीं करी पीपकोट की साहब, पंचायत समिति पीपकोट की। चलिए, आप प्रस्ताव तो भेज दिए हमने, लेकिन आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। लेकिन आप पीपकोट पंचायत समिति में खोलने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? माननीय सदस्य ने प्रस्ताव तो दे दिए, अब वो खोलने का विचार रखते हैं नहीं रखते, बस इतना ही पूछ रहे। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी, मैंने पहले ही कहा है कि आपके प्रस्ताव आप जहां खोलना चाहते हो और भेजिए, हम उनका सर्वे कराएंगे। नियमों में आता है तो खोलने पर विचार किया जा सकेगा। अगला प्रश्न श्री केसाराम चौधरी, प्रश्न संख्या 35। पूरक पूछिए, पूरक प्रश्न। अरे पूरक प्रश्न क्या? मैं पूरक प्रश्न पूछ लेता हूँ सबसे। बैठिए भाई, आप बैठिए। पूरा पढ़ना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा है। पूरक है, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं मेरा अरे पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं भाई। ठीक, पढ़िए आप पूछे ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत माननीय भाई पूरक उत्तर आ गया। आपका जवाब मेरे पास है, और उस जवाब में आपने जिस तरह का जवाब दिया है वो एक दूसरे को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हूँ मैं। क्या सरकार जिस व्यक्ति के जमाबंदी खाता संख्या 487 में पहले से 1088 बीघा खातेदारी भूमि दर्ज हो, उसको गैर मुमकिन ओरन खसरा नंबर 806 की 240 बीघा 9 बिस्वा भूमि पटवारी द्वारा जमाबंदी में घोड़ा चढ़ने हेतु नोट लगाकर उसके खाते में जोड़ सकते हैं? यदि नहीं तो क्या सरकार बिना नियम बिना सक्षम आवंटन आदेश मात्र पटवारी नोट से खसरा नंबर 806 की अवैध तरीके से खुर्द-बुर्द हुई 240 बीघा 9 बिस्वा भूमि पुनः गैर मुमकिन ओरन दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? एक प्रश्न संख्या 1 और दूसरा। ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व गांव जोजावर में पुराना खसरा नंबर 806 रकबा 240 बीघा 9 बिस्वा की भूमि प्रथम सेटलमेंट में मिसल बंदोबस्त के अनुसार गैर मुमकिन ओरण के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जो कि संवत 2020 तक दर्ज रही। जमाबंदी संवत 2021 से 24 में अंकित नोट के अनुसार उक्त भूमि घोड़े चराने हेतु केसरी सिंह के खाता संख्या 487 में रकबा जोड़ा गया। सुलभ संदर्भ हेतु जमाबंदी संवत 2021-2024 की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। उक्त नोट में आवंटन नियम का उल्लेख नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खसरा नंबर 806 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खसरा नंबर 806 में के नए खसरा नंबर 2112, 2714 व 2051 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन की सूची परिशिष्ट स पर संलग्न है। ग्राम अंजी की ढाणी में वर्तमान खसरा नंबर, अरे हाँ पढ़ना पड़ेगा। अब आपसे अरे डिटेल बतानी पड़ेगी। ये क्या किया है ये नहीं बताना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी, हम मतलब कुछ नहीं बताने के लिए ही है, और हम कुछ नहीं बोले, और आप जो कह रहे हैं वो सही है। उत्तेजित क्यों हो रहे हो? अरे उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं तो आराम से पूछ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सारे जवाब तो इसमें 240 बीघा ओरण भूमि किसी के नाम पे दर्ज हुई है, कोई मामूली बात नहीं। इसको पढ़िए, आप पढ़िए। अध्यक्ष मुझे बोलने नहीं देते हैं। अरे मैं बैठा हूँ ना, आप बोलिए ना, आपको रोका कौन है? ग्राम अणजी की ढाणी में वर्तमान खसरा नंबर 2112, 2714, 2021 की भूमियां खेतेदान का विवरण निम्न सूची परिशिष्ट द पर संलग्न है। और माननीय केसाराम जी चौधरी जी जो बता रहे हैं कि इस भूमि ये पूर्व में ओरण के नाम पे दर्ज थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जी को कि जिला कलेक्टर पाली से जमाबंदी संवत 2021-24 में अंकित नोट में
संदर्भित आदेश फैसले की प्रति चाहिए गई है, जिसकी प्राप्ति उपरांत नियमों में संदर्भ में परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सा पूछा है कि जिस व्यक्ति के खाते में 1088 बीघा ऑलरेडी ज़मीन है और क्या उसी को ओरण की ज़मीन और वही पटवारी का नोट घोड़ा चढ़ने के लिए, ये राजस्व में कौन सी किस्म है वो घोड़ा चढ़ने की? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस ज़मीन को वापस ओरण में दर्ज करें। और आपने इसमें जो जवाब दिया है ब में केसरी सिंह पुत्र चक्रवर्ती सिंह को 240 बीघा केसर सिंह ने बेच दी, चक्रवर्ती सिंह ने हसन मोहम्मद को पूरी ज़मीन बेच दी, हसन मोहम्मद ने बख्तावर मल को 120 बीघा बेच दी, और फिर आपने वो अनुलग्न स में दोनों के 235 बीघा 9/20 जमीन बराबर हिस्से में कर दी, तो फिर 5 बीघा जमीन कहाँ गई? 5 बीघा और इसके साथ ही 5 बीघा के साथ साथ अनुलग्न स में क्रम संख्या 9 पर दौलत राज लक्ष्मण कंवर वसीयत की है। तो मैं माननीय आपसे निवेदन करता हूं कि ये दौलत राज बेंगलोर में उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु की तारीख है 7/7/94। प्रश्न पूछो आप। बेंगलोर में ये नगर पालिका का वहाँ की वो मृत्यु प्रमाण पत्र है, और ये जोजावर से मृत्यु सर्टिफिकेट जारी होता है, उसमें इस दौलत राज की मृत्यु 25/12/95 बताई गई है। इस तरह से एक व्यक्ति 2 बार मर सकता है? ये दोनों आपका ये आपके कारनामे हैं, आपके काम है, ये आपके काम है, आपके कारनामे हैं, ये आपके काम है। अरे क्या सब लोग बैठिए बैठिए। अरे आप भी कांग्रेस के कुकर में, कांग्रेस सरकार ने औरन की जमीन सरकार के खाते में डाल दी। सेम कर रहे हो कांग्रेस के धन्यवाद आपको। जमीन खा गए सेम कर, धन्यवाद आप मंत्री महोदय खड़े भला आपको कुछ कहना बताए। उत्तर सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुनिए। सम्मानित सदस्य जी ने बैठिए जो सवाल किए हैं कुछ कहना है? एक मिनट, पूरी जांच जिला कलेक्टर से जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री महोदय एक बैठिए और बैठिए अरे आसन पाओ पे आसन। माननीय मंत्री महोदय, इस विषय को उत्तर को मैंने भी पढ़ा है, उसमें काफ़ी विसंगतियां लगती हैं। आप सदस्य को अपने चैम्बर में बुला के उसका समाधान करिए और सही उत्तर दे दीजिए। नहीं है सर, ओरन की भूमिका विषय है, हाल ही में कौन ओरन की भूमिका विषय है, गंभीर विषय है। ओरन की भूमि किसी के नाम हस्तांतरित हो जाना बिना किसी विधिवत आदेश के, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे मंत्री महोदय ने कहा है, और ये नाम कहना चाहे तो किसके नाम हुई, नाम खोल दे अभी हम। और यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके नाम हुई है, कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम हुई है, कांग्रेस के नेता के नाम हुई है। आप जितने खुलवाना चाहो खुलवा दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सारा इसकी जांच कराएंगे, इसकी हम पूरी जांच कराएंगे, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। माननीय मंत्री महोदय बैठिए। माननीय मंत्री महोदय बैठिए आप बैठ जाओ। अरे आप बैठिए। मैंने बैठिए। अरे मैं खड़ा हूँ यार, खड़ा हूँ फिर भी बोलिए, फिर भी बोल रहे बैठिए। नो आप भी बैठिए। माननीय मंत्री महोदय और माननीय संसद सभी ने की बात मैंने सुनी, इस उत्तर को भी मैंने पढ़ा। यह प्रश्न बहुत गंभीर है। उत्तर में मैंने जैसा कहा कुछ विसंगतियां दिखती हैं, उसको चैम्बर में बुला करके और आप इनका समाधान करिए। और सुन, अरे नो बैठिए। नो अरे सुनिए। अरे श्रीचंद जी, अरे बैठिए। मैं खड़ा हूँ यार, आसन मैं खड़ा हूँ।
मैं खड़ा हूं फिर भी खड़े हो रहे हो। कौन बोला? कौन बोला? मैं अभी सदन से निकालूंगा इस पीछे बोलोगे तो। अरे मानिए, मानिए, क्या सदन से बाहर जाना है? अब वही बोलेगा जो सदन से बाहर जाएगा। ये क्या तमाशा है? सदन को आपके, अरे सुनिए, मैं जिसका प्रश्न है अरे सुनिए तो सही, जिसका प्रश्न है वो मंत्री केवल बोल सकता है, बाकी मंत्री बीच में, संसदीय मंत्री हो सकता है। आप बोल सकते हो, आप बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इन खातेदारों का नाम रखना चाहता हूं। पहले नंबर पे अमृतलाल पुत्र चंपालाल माली, भृगराज सिंह पुत्र खुशवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जोजावर। एक मिनट। दिलीप पुत्र शिव सिंह वगैरह, अर्जुन राम पुत्र हरिराम, जाति रायका, जवान राम पुत्र बगदीराम रायका, खुशवीर सिंह पुत्र जालम सिंह, जाति राजपूत, इंदु कुमारी पत्नी सुखवीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी नाम तो बोलेंगे जोजावर। ये कुल खातेदार हैं इस जमीन में। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ। अब 2 हो गए, बाद में मिल लेना। अब राजू हो गया, मंत्री जी का अवसर दे दिया मैंने पूरा। राज के दस्तखत भी नहीं है और ये डॉक्टरी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी आप कहे तो मैं टेबल कर दूं। आप पेश कर लो। माननीय कालीचरण जी सराफ। भगवान की जमीन है, ये कांग्रेसी भगवान को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे माननीय व्यवस्था है, जबरदस्ती मंत्री बोल रहे हैं, काहे का कांग्रेसी, कैसे इल्जाम लगा रहे हो? अरे बैठिए माननीय विपक्ष नेता, आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। नहीं, आप बैठिए। अरे आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी आप भी बैठिए। उनको बैठे, उनको बैठे, आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। अरे आप भी बैठिए। आप बैठे। मुझे लगता है शायद हम लोग सदन नहीं चलाना चाहते। बैठिए। सदन चलाना है प्रश्नकाल के अंदर, केवल पूरक प्रश्न जिसके सदस्य का। आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे, बैठे नहीं बोलेंगे। प्रश्नकाल आज से नहीं, इस सदन में वर्षों से होता है। प्रश्न जिसका है वह 2 पूरक प्रश्न पूछेगा, मंत्री जी पूरा उत्तर देंगे। ये जो संतुष्ट नहीं है तो कई बार मैंने तीसरा प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, लेकिन बाकी सदस्यगण और बीच में मंत्रीगण, मंत्री केवल संसदीय मंत्री, उसमें बीच में हस्तक्षेप कर सकता है, इधर विपक्ष नेता कर सकता है। 2 के अलावा कोई मंत्री किसी मंत्री के उत्तर में यदि उसका प्रश्न है जरूर वो उत्तर दे, लेकिन बीच बीच में यदि करेंगे तो फिर सदन इस तरह तो नहीं चलेगा। मैं इस पर सबको कह रहा हूं, यदि सदन चलना है तो व्यवस्था के अनुसार चलेगा। अपने व्यवस्था है, प्रश्न में कोई बात रह गई तो विपक्ष नेता पूछेगा, मंत्री जी के कोई रह गई तो संसदीय मंत्री उसको पॉइंट आउट करेगा, ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता हुई तो सचेतक कर सकता है, बाकी सब खड़े हो जाएंगे। ये अनुमति किसी को भी नहीं है। और इधर से भी बैठे बैठे बोल रहे हो, यदि कोई बोलेगा तो सदन से बाहर जाने के लिए भी वो तैयार है। अगला प्रश्न है श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 36। माननीय आप पूरा आपका जवाब आ गया, मैं आपको प्रमुख प्रश्न पूछ लेता हूं, बैठो आप। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत जयपुर शहर में 2400 बसें होनी चाहिए। आपने अपने जवाब में बताया कि वर्तमान में 200 बसें संचालित है और सितंबर 2025 में 100 बसें और कबाड़ हो जाएगी और केवल 100 बसें रह जाएगी। क्या ये भी सही है कि गत 5 वर्षों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के 3 प्रस्ताव बने और सरकार ने उनको मंजूरी नहीं दी? मैंने पूछा था 9/7/2019 को एक प्रश्न, तो जवाब आया सरकार का कि मामला प्रक्रियाधीन है। फिर मैंने पूछा 18 जुलाई 2023 को, तो आपने कहा कि वह सरकार ने कहा कि मामला प्रक्रियाधीन है और आपने भी अभी जवाब में कहा है कि मामला प्रक्रियाधीन है। तो भगवान आप यहाँ बसें चलाओगे या मामला प्रक्रियाधीन ही रहेगा? ये बताइए कि सरकार इनको मंजूरी दे देगी और ये सड़क पर कब तक बसें आ जाएगी? पहला प्रश्न। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं माननीय सदस्य को और माननीय सदन को ये बताना चाहूँगा कि मैंने जवाब में साफ लिखा है कि 150 इलेक्ट्रिक बसें जो भारत सरकार हमको देगी, उनकी भारत सरकार के स्तर पे निविदा 2 जनवरी 25 को खोली जा चुकी है, जिसके परीक्षण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जब निविदा खुलेगी, निविदा तकनीकी निविदा है, वित्तीय निविदा है, और उसके अलावा राज्य सरकार ने 300 बसें सीएनजी चलित ऐसी मिडी बसों की निविदा प्रक्रियाधीन है, जिसकी तकनीकी निविदा 6/2/2025 को खोली जाएगी और खोलने के बाद यथाशीघ्र उसका परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि आपने अपने जवाब में 43 मार्गों पर 2424 निजी बसों के परमिट जारी किए, ये बताया, और 41,913 ऑटो रिक्शा और 45,508 ई रिक्शा। तो क्या जनता को निजी क्षेत्र के रहमो करम पर छोड़ दिया आपने? सारा ट्रैफिक जब जाम रहता है इनके कारण, तो क्या जो शहरी मानकों के हिसाब से 2400 बसें चलाने का जो मापदंड है, क्या उसके हिसाब से अब ये जो आपने 300 150 बसें 450 बसें हुई, तो 2400 बसें चलाने का विचार है कि नहीं, और है तो कब तक चलाओगे? राजो, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों में क्या हुआ, पिछले सालों की तो और क्या नहीं हुआ, उत्तर सुनिए। उसके बारे में अगर हम परिचर्चा नहीं करें, क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से सारी परिस्थितियों का पता है, मैं आपको और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी हम एक नई प्रक्रिया के तहत बसें खरीदने के बजाय हमारी कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है, जो महाराष्ट्र में ईवी और सीएनजी बसें रखती हैं, और उन्होंने विभिन्न नगर निकायों को किराए पे दे रखा है। उसमें प्रतिदिन न्यूनतम किलोमीटर के आधार पर उनको भुगतान करना पड़ता है। ड्राइवर, बसों का रखरखाव, उनका बाकी सारा सिस्टम, हमारा काम सिर्फ एक कंडक्टर रखकर उनसे आय अर्जित करना, जनता को सेवा देना, और जो आय अर्जित हो वो अगर पर्याप्त हो तो ठीक है, वरना सरकार कुछ और मिलाकर उनको उनकी सेवाओं का भुगतान करे। हम इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है। एक प्रश्न मेरा और है कि ये जो 41,000 ई रिक्शा चल रहे हैं जयपुर में, उनमें अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये इनको चला रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इनकी जांच करें, और ये इस प्रकार के यदि लोग हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, तो उनके लाइसेंस निरस्त करके उनको बंद करें। माननीय सदस्य, जितनी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है जयपुर ई रिक्शा का नहीं है, तो केवल उनके कारण बिगड़ रही है। इसमें ई रिक्शा नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि बसें हम किराए पे लेंगे, तो आप तो पूरा ही प्राइवेट कर रहे हो। मेरा तो एक सुझाव है, आप एक आदमी टिकट लेके बैठा दो ना, वो टिकट ले ले प्राइवेट में। सुझाव इनके प्राइवेट में वो सवारी कर लेकर आप भुगतान कर देना, यानी सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। सरकार कुछ करना ही नहीं किया जाना चाहिए, ये इसलिए करना आवश्यक है कि आपने 5 साल तक सुझाव चैम्बर में जाके देना। अगला प्रश्न है, कोई व्यवस्था की नहीं आपके बसों की। श्री बाल मुकुंदाचार्य, महोदय, कुछ जोड़ना है? मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को जानकारी देना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र में जितने उपक्रम हैं जो एक्सक्लूसिवली ऐसा क्षेत्र है जिसका प्राइवेट क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं है, वो जरूर सफल हैं। बाकी हमें जनता की मेहनत की कमाई का सही तरीके से सदुपयोग हो और आम जन को सुविधाएं भी मिलें, क्योंकि रोजगार उसमें भी मिलेगा
ड्राइवर उसमें भी रहेगा, कंडक्टर उसमें भी रहेगा, मरम्मत उसकी भी होगी, सारे काम होंगे, तो उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? कुछ सरकारी चलेंगे, कुछ किराए पे लेंगे, जनता का धन बचेगा, जनता को अच्छी सुविधा मिलेगी। अगर वो सही तरीके से सेवाएं नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। श्री बाल मुखंदाचार्य, पूरक प्रश्न। मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय कि भट्टा बस्ती किशनबाग जयपुर में सरकारी भूमि पर अवैध कनेक्शन के निमित्त मैं जवाब से संतुष्ट हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि शहर में परकोटे में इस समय खुले में काफ़ी तार, ट्रांसफार्मर और तारों का जाल फैला हुआ है, जिससे कई जगह आगजनी और चिंगारियाँ इत्यादि उड़ती रहती है, नुकसान होता है। वहाँ पर्यटन टूरिस्ट भी घूमता है और लोकल लोगों को भी समस्या है। लोड काफ़ी बढ़ा हुआ भी है, इस कारण से भी माने पिछले वर्षों में कुछ हुआ नहीं, इसलिए भी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप कृपया उसको कब तक करा देंगे, मुझे इसका। माननीय मंत्री जी। माननीय जो सदस्य ने पूछा है कि परकोटा क्षेत्र में तारों का जाल फैला हुआ है और उसका सौंदर्यीकरण का आपका प्रस्ताव है, वो सौंदर्यीकरण का काम स्थानीय निकाय जेडीए के माध्यम से अंडरग्राउंड पाइप तार लाइन डाल करके किया जाता है और डिस्कॉम का काम केवल हमारी जो वर्तमान में जो लाइन डली हुई है उनसे कनेक्शन देना है। इसलिए अगर आप सौंदर्यीकरण का काम अंडरग्राउंड लाइन के माध्यम से कराना चाहते हैं तो प्रस्ताव जेडीए को प्रस्तुत करें, स्थानीय निकाय उसके लिए करने की उसमें प्रावधान है। प्रश्न है कि जबर सिंह, आप बोले दो हो गए, चलो। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे मंत्री महोदय को निवेदन है आपके द्वारा कि अवैध कनेक्शन पिछले 5 वर्ष में हमारी सरकार आने से पूर्व काफ़ी तेज गति से हुए, सरकारी भूमियों पर भी हो गए। मैं जानना चाहता हूं क्या उनकी जांच कराई गई है? पहले भी मैंने ये सवाल रखा था, पुनः दोबारा निवेदन करता हूं, अगर आपने कराई है तो कितने पाए गए? अभी भी जांच की आवश्यकता है। अवैध कनेक्शन काफ़ी संख्या में हो रखे हैं, वो भट्टा बस्ती क्षेत्र हो या फिर किशनबाग हो या किलनगढ़ हो, उन क्षेत्रों में, तो उनकी कब तक आप जाँच कराएंगे? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जिस भट्टा बस्ती का जिक्र किया है और इनका मूल प्रश्न भी है, उसमें 127 वैध कनेक्शन हैं और उसके अलावा लगभग 2013 से उस बस्ती में कोई कनेक्शन अभी जारी नहीं किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य का अवैध कनेक्शन के बारे में जो सुझाव है, हम विजिलेंस टीम के माध्यम से कोई अवैध कनेक्शन है तो जहाँ जहाँ भी अवैध कनेक्शन है उसका एक अभियान चला करके ऐसे अवैध कनेक्शनों को हटा करके उनके खिलाफ कार्रवाई निरंतर हम करते हैं और आगे इस कार्रवाई को तेज करते हुए और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय जबर सिंह सांकला, माननीय सदस्य। प्रश्न संख्या 38। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है। पूरे प्रश्न पूछो। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आसीन शहर में आपने आयुर्वेद चिकित्सालय के लिए भूमि भी आवंटन कर दी और एक 45 लाख रुपए का फंड भी जारी करके शिलान्यास भी हो गया। मैं सरकार का और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा मंत्री महोदय आपसे, भूमि थोड़ी कम है, 0.21 हेक्टेयर जगह है चिकित्सालय के लिए, क्योंकि आसीन शहर बहुत बड़ा शहर है। एक थोड़ी भूमि और बढ़वा देंगे आप नगर पालिका को आदेश करके तो आपकी मेहरबानी होगी। और एक 45 लाख रुपए का जो फंड जारी हुआ है वो बिल्डिंग के लिए भी कम पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो मेरा निवेदन रहेगा आसिंद की जनता की ओर से कि इसमें थोड़ा फंड भी आप बढ़वा देंगे तो आपकी अति कृपा होगी। अगला के राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 में 45 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है और शेष राशि आप बढ़वाने की बात कर रहे हो, तो आपके लिए ये प्रस्ताव राज्य वार्षिक कार्य योजना 2024-25 और 26 में रखे गए हैं, निश्चित रूप से आगे मिलेगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर जसवंत सिंह यादव। प्रश्न संख्या 39।
पूछूं क्या पूरा? पूछे पूरा। अच्छा जी हाँ, राजस्थान राज्य क्रीड़ा मंत्री परिषद के महोदय, जवाब तो आ गया। तो आप बोलिए ना आगे। हाँ बोलिए, पूरे प्रश्न पूछिए ना आप। मंत्री महोदय ने जब मेरा प्रश्न लगा तब तो एक ओपनिंग हुई नहीं थी, प्रश्न के बाद में इन्होंने खेल कूद प्रशिक्षण से खोल दिया, लेकिन अब इसमें जवाब दिया है कि जिला मुख्यालय पे, अब जो जिला मुख्यालय कोटपूतली बहरोड, इसी तरह और भी जगह राजस्थान के अंदर परेशानी आएगी, तो आपने क्या क्राइटेरिया बनाया, किसको आप जिला मुख्यालय मानते हैं, कोटपूतली को या बहरोड को? यदि या इस क्राइटेरिया को लेंगे कि जहाँ स्टेडियम भी हो, जहाँ सारी सुविधाएं भी हों और अपने मापदंड पूरा कर रहा, उसको लेंगे, क्या आधार रहेगा आपका? किस आधार पर आप करेंगे? कोटपूतली में खोलेंगे या बहरोड में खोलेंगे, या क्या आधार है कि आप किसको अपना हेडक्वार्टर मानेंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने 28 जनवरी को ही आदेश पारित कर दिए, अधिकारी नियुक्त कर दिए सभी नवगठित जिलों के लिए, और हमने उन सभी को कह दिया है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करके, वहाँ के जो खेल संगठन हैं उनसे बात करके ये तय करें कि जो जिला प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे खोला जाएगा। ठीक है सर। अगला प्रश्न डॉक्टर श्री कांति प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा प्रश्न ये था, जो स्कीमें तैयार हो गई वहाँ 100 150 की जो आबादियाँ बची हों उनको उन स्कीमों में जोड़ने की योजना है या नहीं है, और है तो कब तक? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, थानागढ़ी विधानसभा क्षेत्र में टोटल 58 ग्राम पंचायतों में 237 गांव और 672 डाणियाँ थी। 18 गांव और 64 डाणियों, इसमें से 197 गाँव के हमने स्कीमें बना दी, 671 डाणियों की हमने स्कीमें बना दी। बाकी बचे 18 गांव और 64 डाणियों के अंदर वहाँ पे पानी की उपलब्धता जो 35 लीटर उतनी तो है, बाकी 55 लीटर जो घर घर कनेक्शन के लिए होनी चाहिए वो उतना नहीं है। इनको हम ईसरदा से जो ERCP से जोड़ने के लिए उसमें प्रपोजल में जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, पानी की जहाँ पे सोर्स की कोई कमी पड़ेगी गर्मी में, वहाँ पे हम टैंकर की व्यवस्था करेंगे। बाकी जितने भी आपके गांव है उनमें करीब करीब सबको हमने जोड़ लिया, उनके टेंडर लगा दिए, आने वाले समय में उनको पूरा करके देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन आपसे ये है कि मेरी स्कीमें तैयार होगी, चाहे द्वार चौगान हो, चाहे किशोरी हो, चाहे आगर, ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जहाँ स्कीम तैयार होगी, उन गांवों के अंदर 100 150 आबादी वाली रानियाँ रह गई, उनको जोड़ने का आपका प्लान है या नहीं है? माननीय मंत्री जी। जल जीवन मिशन में भारत सरकार के द्वारा जो जारी दिशा निर्देशन, गांव बस्तियों से दूर एकल घरों और खेतों में स्थित घरों के अतिरिक्त सभी डाणियों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। ऐसा कोई सिंगल गांव, कोई घर है जो खेत के ऊपर है, उसके अलावा बाकी जितने भी सबको जोड़ रहे हैं। जितनी भी आपकी टोटल डाणियाँ 672 को हम जोड़ रहे हैं और 237 गाँव पूरे को जोड़ रहे हैं। कोई ऐसा घर है जो बिल्कुल खेत में अलग है, उसको इसमें योजना के अंदर भारत सरकारी गाइडलाइन में नहीं है, तो वही बचेंगे, बाकी सारे ले जाएंगे। मैं सिंगल घर की बात नहीं कर रहा। दो हो गए आपके। श्री रुपेंद्र सिंह सिंगल घर की बात नहीं कर रहा, मैं 100 150 आबादी वाली रानी है जो नजदीक, उनकी बात कर रहा हूँ। सब कह दिया, सबके कर रहे हैं। श्री रुपेंद्र सिंह कुन्नर। वैसे तो तुम्हारे पास आइए, कोई आपकी नॉलेज में प्रश्न संख्या 41। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड के आधार पे मेरे पास जवाब आ चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, गंग नहर की कई नहरें काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से टेलों तक पानी पूरा पहुँच नहीं रहा, तो क्या सरकार इन नहरों पर रीलाइनिंग करने का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक, ना तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वर्तमान में इस प्रकार की 10 नहरों का रीलाइनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 3 नहरें और भी जायका के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। और जो बाकी नहरें बची है उसका विचार रखते हो आप गंग नहर पे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि गंग नहर परियोजना हेतु पानी फिरोजपुर फीडर के मार्फत बीकानेर कैनाल की RD 45 पर प्राप्त होता है।
फिरोजपुर फीडर में जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से पूर्ण जल प्रवाह क्षमता अनुसार पानी प्रवाहित नहीं होता है, जिससे गंगनहर प्रणाली में जल प्रवाह में उतार चढ़ाव आता है। हमने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण हेतु DPRF केंद्रीय जल आयोग से दिनांक 13/2/2024 को स्वीकृति करवाई तथा पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर DPR तैयार करवाई गई तथा वर्ष 2024-25 के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि 200 करोड़ का बजट का प्रावधान किया। राजस्थान के विभागीय अधिकारियों की मेहनत और हमारे अधिकारियों के तालमेल से वर्तमान में फिरोजपुर फीडर की DPR एडवांस स्टेज में केंद्रीय जल आयोग में परीक्षणाधीन है तथा शीघ्र स्वीकृति कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त। आज अपना सौभाग्य के अपने बीच महाराष्ट्र के मंत्री डॉक्टर सुरेश भाऊ खाड़े राज्यपाल दीर्घा में बैठे हैं। इनके साथ विधानसभा सदस्य भी बैठे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री गणेश राज बंसल सदस्य की ओर से सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भरतपुर में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री समरजीत सिंह सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीनमाल के GSS जेरण में ओवरलोड की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री भगवान राम सैनी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर वाटी में नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर को प्रारंभ न किए जाने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री कांति प्रसाद सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र थाना गाजी की CSC प्रतापगढ़ के भवन का कार्य पूर्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में नोहर फीडर अमर सिंह ब्रांच एवं सिद्धमुख नहर में पानी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर प्रियंका चौधरी सदस्य की ओर से बाड़मेर की नगर परिषद सीमा का विस्तार नहीं किए जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में वन भूमि पर बसी आबादी को पट्टे जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शिव की अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से जिला चुरू में कृषि भूमि का रूपांतरण आबादी भूमि में नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से प्रदेश में NHM में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की मांगों को अनदेखा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गणेश घोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 22-23 एवं 23-24 की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सुरेश मोदी एवं 30 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के नवगठित 3 संभाग एवं 9 जिलों को निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य श्री चंद्रभान सिंह चौहान, श्री गणेश घोगरा, श्री सुरेश मोदी एवं श्री रामकेश को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाए जाने के संबंध में श्री कैलाश चंद वर्मा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बगरू के जगतपुरा क्षेत्र में सीवरेज एवं सड़कों के अभाव से आमजन को हो रही असुविधा के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी सदस्य की ओर से पश्चिम राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से हो रहे दुष्प्रभावों के संबंध में श्री भागचंद टांकड़ा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के गुड़ा कटला में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री अमित चाचाण सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर में
मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण करवाए जाने के संबंध में। श्री रेवतराम डांगा सदस्य की ओर से नागौर जिले में जंगली सुअरों की बढ़ती आबादी से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री हमीर सिंह भायल सदस्य की ओर से प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण योजना बनाए जाने के संबंध में। श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से प्रदेश में मूल निवास से अन्यत्र स्थित कृषि भूमि वाले किसानों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने के संबंध में। श्री विकास चौधरी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ के वन क्षेत्र सामरिया हरड़ा में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना किए जाने के संबंध में। श्री अंशुमान सिंह भाटी सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में मूंगफली खरीद में अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में। श्री राजेंद्र सदस्य की ओर से तहसील महुआ को जिला बनाए जाने के संबंध में। श्री मनोज कुमार सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में स्वीकृत सड़कों एवं रेलवे अंडरब्रिज का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाए जाने के संबंध में। श्री अर्जुन लाल सदस्य की ओर से बिलाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कब्जे शुदा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार किसानों को दिए जाने के संबंध में। श्री गोपीचंद मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर के कतिपय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को बगरा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। श्री कुलदीप सदस्य की ओर से अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट मोहनपुरा कोटपुतली द्वारा क्रशर संचालन एवं हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों को हो रही परेशानी के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 5/2/25 को शून्यकाल में बोलने हेतु 31 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं, जो निम्नानुसार हैं। श्री गोविंद प्रसाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहर थाना को उपखंड चिकित्सालय SDH सैटेलाइट चिकित्सालय में एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने के संबंध में। श्री हरलाल सहारण चुरू जिला चुरू में मिनी सचिवालय निर्माण के संबंध में। श्री गोपाल शर्मा जयपुर शहर में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की अनाधिकृत बिक्री से बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं नौजवानों में नशे की लत में वृद्धि के संबंध में। श्री चेतन पटेल कोलाना बड़ौद PSC को 108 एम्बुलेंस संख्या RJ14 PE 8188 को दीगोद से पुनः बड़ौद स्थानांतरण करने के संबंध में। अभी जिनके स्थगन हैं उनमें सबसे पहले श्री चंद्रभान सिंह चौहान। 1 मिनट बोलिए। आपने एक स्थगन प्रस्ताव पे स्वीकार किया है 13 नंबर। इससे संबंध में अनेक मामले माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस भी जारी किए, संज्ञान भी लिया है और सरकार की ओर से जवाब भी पेश हुआ है। नियम और प्रक्रिया के नियम अध्याय का नियम 123 ये कहता है कि जो मामले न्यायीकरण आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा उठाने का प्रस्ताव, साधारणतया ऐसे प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संवेदित न्यायीकरण या संहित प्राधिकारी के या किसी भी विषय से जहाँ से अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय में लंबित हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि चूँकि ये मामला न्यायालय में लंबित है और सरकार का जो भी पक्ष है वो सरकार ने वहाँ रखा है, फिर भी आप अनुमति देंगे तो, नहीं तो जो मामले न्यायालय में लंबित होते हैं उसमें चर्चा नहीं हो तो ठीक रहेगा, कि नहीं तो ये नियम के विरुद्ध होगी। और इसमें 8 पूर्व की जो इस आज्ञा से हुए हैं, आसन से जो आज्ञा है उसमें भी यही कहा गया है कि जो मामले न्यायालय में लंबित हो उसकी चर्चा विधानसभा के पटल पर नहीं हो। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। ये जिले वाली करें? हाँ, जिले वाली। जिले सारे नहीं है कोर्ट में, तो 2 ही गए हैं, 2 के अलावा बात कर सकते हैं? नहीं, 2 से ज्यादा है। नहीं, 2 ही लोग गए हैं और जिलों के लिए 2 ही लोग गए हैं। तो आप बता दो 2 मान ले, एक करके बोले तो सदन के सामने आ जाएगा विषय। 1 सेकंड मान लो, 2 आपको बोलना, मैं आपकी बात भी मान लूं, नेता प्रतिपक्ष की बात। 1 सेकंड मैं मेरी बात पूरी कर दूं। मान लो मैं इनकी नेता प्रतिपक्ष की बात को 1 सेकंड के लिए थोड़ी देर के मान भी ले जाऊं। 2 मामले लंबित है, यहाँ तो खोले नहीं है, 2 में उस पर चर्चा नहीं करेंगे।
इसका कोई विवरण तो दिया नहीं है, सभी का साथ एक साथ दिया है। सेकंड, जो 2 जिलों के लिए या संभागों के लिए जो भी निर्णय होगा वो प्रभावित करेगा, वो न्यायिक निर्णय होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय, हम सब पाबंद होंगे उससे। ऐसे विषय की चर्चा नहीं हो सकती। एक बार आप विचार करें, पूरी अथॉरिटी देख लें, उसके बाद भी आपको ठीक लगे तो जो भी आपका आदेश होगा सिर्फ जारी होगा। मेरा पुनः निवेदन है कि जो मामले न्यायालय में लंबित है उसको उठाना नहीं चाहिए, और ये स्पष्ट नियम है, बाध्यकारी नियम है। इतना बड़ा निर्णय हो गया, संभाग जिले खत्म कर दिए, चर्चा से भी डर रहे हो। जो कोर्ट के अंदर है, आप उस पे जो कोर्ट के अंदर है, नहीं सुनिए तो उठाया वो विषय। अध्यक्ष जी की व्यवस्था के बाद, आपकी व्यवस्था के बाद आपने इन्होंने जो मुद्दा उठाया न्यायालय वाला, उस पे बोलिए। अध्यक्ष जी, आपकी व्यवस्था के बाद नहीं, कोई आपकी व्यवस्था के बाद कोई बात नहीं हो सकती। दूसरा, आपको जो जिले कोर्ट में गए हैं उनको हम कोर्ट नहीं करेंगे, उसके अलावा तो हम बात करेंगे। वो तो हम कह सकते हैं, उसमें क्या एतराज है आपको? और वो तो PIL है। अब यही आंसर आपके खुद के क्वेश्चन का आंसर होगा। PLI का मतलब यह है कि वो आम जन को अफेक्ट करेगा। PLI का मतलब यही होता है, वो इंडिविजुअल केस नहीं है। वो सुनो, बैठे बैठे नहीं बोले, कृपया सुने। कृपया बैठे न बोले, आपको भी अवसर देंगे। PLI आपने खुद ने कहा कि वो PLI है। PLI का तात्पर्य यही है कि वो आम जन को अफेक्ट करेगा, वो आम जन के द्वारा किया हुआ माना जाएगा। यही PLI होते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो एक व्यक्ति का नहीं है। उसमें जो निर्णय आएगा वो निर्णय सभी को प्रभावित करेगा, उससे सभी पक्ष प्रभावित रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये बाध्यकारी नियम है तो आप इस पर एक बार विचार कर लें। ये जो मैं आप कहे तो सारी जो पूर्व के जो आदेश है, इस आसन के द्वारा जो दिए गए आदेश है, उसकी मैं आपके प्रतियां रख देता हूं। उसके बाद जो भी आप ठकेले वो निर्णय दें, लेकिन इस पर विचार करने जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, DB में विचाराधीन है, PLI है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, तो ऐसे विषय को यहाँ नहीं उठाया जा सकता। आपको इस नहीं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा। बहुत सारे मामले जो हम सदन में डिस्कस करते हैं ऑलरेडी PIL के अधीन कोर्ट में विचाराधीन होते हैं। तो ये व्यवस्था आप दीजिए कि भविष्य में किसी भी मामले में अगर PIL है तो ये बड़ा सोचने का विषय है। सदन के सारे अधिकार छिन जाएंगे। कितनी PIL लगती है माननीय कोर्ट में, अगर उनको लेकर के हम चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर तो सदन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय इस पर विचार करें। और एक बार एक ही बार बोल रहा हूं। अभी आपके यहाँ पे चर्चा आई अवैध कनेक्शन काटने की, कितने मामले चल रहे होंगे कनेक्शन काटने के कोर्टों के अंदर, तो फिर चर्चा ही मत करो। ये कोई बात नहीं होती है, ये कोई बात नहीं होती। कितने अपन डिस्कस करते हैं, कितने जमीनों के केस आ रहे हैं, कितनी चीजें आ रही हैं। अब इसका मतलब साहब इस पे तो कोर्ट का केस है, आप चर्चा ही मत करो। ये बात माननीय संसदीय मंत्री ने जो कही है, अध्यक्ष जी आपके व्यवस्था के बाद में और इस प्रकार का अगर इनको कोई ऐतराज है, 2 जिलों की हम चर्चा नहीं करेंगे जो कोर्ट में गए हैं, बाकी कम आप चर्चा कराइए। इसका मेरा सप्लीमेंट इस तरह से जवाब है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि न्यायालय में मामला तो अनेक चलते होंगे, वो स्पेसिफिक करना पड़ता है। जो मामले, जो विषय वस्तु जिले सही बने या गलत बने, जिले सही खत्म किए या गलत खत्म किए, ये विषय वस्तु न्यायालय में विचाराधीन है और इसी विषय वस्तु को आप यह उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय वस्तु को जो न्यायालय में विचाराधीन है उसको प्रभावित करने वाला कोई भी विषय विधानसभा के पटल पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। कोई नहीं, अरे आप एक बार हो गया, अब व्यवस्था देने दिया, कुछ नई बात कहनी है तो कहो। साधारणतः उस नियम के अंतर्गत ही स्पीकर को यह अधिकार है चर्चा कराने का, और स्पीकर ने फैसला दे दिया है। ये नियम खुद ही कह रहा है। आप खुद विद्वान हो, ज्ञाता हो, वकील हो, उसके बावजूद आप खुद ने नियम पढ़े, और वो साधारणतः का अधिकार किसको, वो चेयर को है। चेयर फैसला दे चुकी है, उसके बाद में ये विवाद करने के लिए क्या, यह विवाद करने के लिए ही ये आप अपने यहाँ तर्क रख रहे हो। ये नियम नहीं कह रहे हैं, ये आप बैठिए। मैंने सभी पक्षों को सुना, नियम भी पढ़े। आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरे चैम्बर में
दोनों पक्षों के दो 3 लोगों को बुला करके इस पर चर्चा करेंगे, इस पर निर्णय हम आगामी दिनों में देंगे। मेरी व्यवस्था है। आज इस पे चर्चा नहीं होगी। श्री चंद्रभान सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के प्रक्रिया का सम्मान कीजिए, अध्यक्ष की व्यवस्था का सम्मान कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान कीजिए। मैंने कहा मेरे चैम्बर में चर्चा के बाद अगले सप्ताह में इस पर निर्णय करेंगे। के नियम 50 के अंतर्गत